शुरू में लेके चले थे कि वो टेक्निकली जो है ना वो हमने आर्किटेक्चर को देखना है कि वो टेक्निकली किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना हम लोग वो क्या रोल प्ले कर रहा होता है हम लोग की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो एक तो वो वो जो रोल था वो टेक्निकली जो हमने डिस्कस किया कि वो क्वालिटी एट्रिब्यूट्स और स्ट्रक्चर्स और दिस एंड दैट, एक तो वो चीज़ थी। उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ डिस्कस की कि जो भी हम लोग के टेक्निकल एनवायरनमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड हों कि कौन से टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड हों कि कौन से टेक्नोलॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, और या वो प्रोजेक्ट से ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हों कि कौन से इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर कौन से ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हैं जो कि मेरे लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसके अंदर फिर ये चीजें भी तय की जाती हैं कि अच्छा अगर ऑलरेडी जो रिसोर्स अवेलेबल हो तो प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से इसी किस्म का ही लिया जाता है। ज्यादा चांसेस, ज्यादा प्रेफरेंस ऐसे प्रोजेक्ट को दी जाती है जिसके अंदर हम लोगों के पास हम लोगों के पास ये यकीन हो, हम ये बिलीव करते हो या हम लोग को ये पता हो, और ऑब्वियसली पता होता है कि हम लोग के पास कौन से अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं टेक्नोलॉजी वाइज, और कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम लोगों के पास उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने के लिए। तो उसमें फिर हम लोगों ने एक क्लाउड की और मोबाइल कंप्यूटिंग की एग्जांपल देखी, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स की एग्जांपल देखी कि कैसे जो है ना हम लोगों ने अगर इस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट्स आई हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या इस तरीके से वो उनकी डेवलपमेंट होनी है, तो फिर हम लोग ने उसी तरीके से उन रिसोर्सेज का भी बंदोबस्त करना है और वो डिसीजन हम लोगों ने ले लिए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये हम लोगों का जो आर्किटेक्चर वो अफेक्ट करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी को चीज ना समझ आ रही हो यहाँ तक? ठीक है, आगे चले। हाँ सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा हम लोग के पास जो है ना जो कॉन्टेक्स्ट है वो आर्किटेक्चर इन अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए हम लोगों ने कोई भी डेवलपमेंट करनी है ना, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, हम लोग ना बड़े एक डिसिप्लिन वे के अंदर उसको उस प्रोजेक्ट को टेकअप करते हैं। उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि जी हम कैसे अपने इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस में सेगमेंट कर सकते हैं, और फिर हर फेज जो है ना वो हमें कोई ना कोई एक ऐसी आउटपुट देगा जो कि नेक्स्ट फेज के लिए फिर वो मेरी इनपुट बन जाया करेगी, और फिर इस तरीके से आउटपुट इनपुट मिलते मिलते आखिर को मेरे पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो है मेरे पास आ जाया करेगी। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो है ना ये बड़े स्टैंडर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोचेस हैं टुवर्ड्स डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। एक तो ये कि ये डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर या सॉफ्टवेयर टीम्स के ऊपर। डिसिप्लिन कैसे इम्पोज करते हैं, ये कोई बता सकते हैं कैसे डिसिप्लिन इम्पोज कर रहे हैं ये? कोई बता सकता है कैसे? कहते हैं एक बड़ी अच्छी टर्म है monkey-ness। हम लोग अपने दो के हम लोग इस पूरे खित्ते में ऐसा ही कुछ है हर डिसिप्लिन के अंदर, लेकिन ये है कि बाहर की जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर काफी ज्यादा डिसिप्लिन सिविलाइज वे में वो काम करते हैं, तो वो मंकीनेस बिहेवियर नहीं शो करते वहां पे कि जी अच्छा थोड़ा बहुत ये कर लिया, फिर हुई यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुई या ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो उन्होंने वो मॉडल जो है ना अपना लिए, और वो मॉडल उन्होंने मुख्तलिफ दूसरे डिसिप्लिन से ले लिए। जैसे वाटरफॉल मॉडल है, तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन और ये मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन से उन्होंने बोरो किया हुआ था, और फिर उसको ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर लेके आए। विंस्टर रॉयस था मेरे ख्याल में 1970 के अंदर उसने जो पब्लिकेशन की अपनी, उसके अंदर उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए वाटरफॉल मॉडल को प्रपोज किया था कि अगर हम इस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें तो फिर जो है ना हम लोग की जो डेवलपमेंट होगी वो बड़ी स्मूथ होगी। दो के उसने जो है ना
आखिर में ये भी कहा था अपनी पब्लिकेशन में कि ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, फिर वक्त ने साबित किया कि वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं था। क्यों नहीं था वैसे सक्सेसफुल मॉडल? थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ, लेकिन वैसे जैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जरा ये चीजें पूछ लेता हूँ मैं। सक्सेसफुल मॉडल क्यों नहीं था वो? सर ये वाटरफॉल मॉडल में सर पड़ेगा और फिर आखिर में हमें पता लगेगा कि अच्छा यार ये चीज मिसिंग थी। अच्छा, सबसे बड़ा जो इस इधर जो खमियाजा भुगतना पड़ता है ना, वो बेसिकली ना डेवलपमेंट टीम को भुगतना पड़ता है। वो इस तरीके से कि रिक्वायरमेंट तो चले मिस हो गई है, ठीक है। अब वो रिक्वायरमेंट के ऊपर काम हुआ, जाहिर सी बात डिजाइन हुई, वो डिजाइन के बाद जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला था, तो इम्प्लीमेंट किया यानी कि कोड लिखा गया उसका। तो कोड जब लिख लिया गया, अब वो ना बेसिकली क्योंकि कोड के बाद वाला, इम्प्लीमेंटेशन के बाद वाला कौन सा फेज आता है इसके बाद? इसके 7 फेजेज है ना, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन के Yes, बाद sir. वाला कौन सा फेज है? कौन सा फेज है Test इम्प्लीमेंटेशन के बाद वाला? test किया जाता है sir. Testing. नहीं, इंटीग्रेशन मैंने वाला फेज नहीं है मेरे ख्याल में, तो फोर्थ फेज इंटीग्रेशन सर वाला फेज है। Sir, implementation development implementation और उसके बाद testing आएगा. Then आखिर में इम्प्लीमेंटेशन के बाद deployment. नहीं, बीच में इंटीग्रेशन का भी तो है ना फेज, अगर आप वाटरफॉल मॉडल की बात करें। बीच में इंटीग्रेट वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप, क्योंकि अब आपका जो सॉफ्टवेयर था वो तो मॉड्यूल्स में फिर सेगमेंट हुआ, मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ। फिर एक टीम को एक मॉड्यूल मिला, उस मॉड्यूल के अंदर फिर सब मॉड्यूल्स बन गए। फिर एक डेवलपर ने उसके ऊपर काम किया, उस मॉड्यूल को, सब मॉड्यूल को डिजाइन किया। आखिर में इन सब मॉड्यूल्स ने जो है ना इंटीग्रेट होना है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है ना। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो था वो बिल्कुल आखिरी स्टेज तक, डिप्लॉयमेंट की स्टेज तक, टेस्टिंग की स्टेज तक, सॉरी, टेस्टिंग की स्टेज तक वो बिल्कुल ब्लाइंड है। यानी कि आपका पूरे का पूरा प्रोसेस जो है, ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो रिक्वायरमेंट से लेकर टेस्टिंग फेज तक बिल्कुल आप ब्लाइंड है। आप कुछ नहीं कह सकते कि मेरा ये सॉफ्टवेयर कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन ही बाद में होनी है। वो इंटीग्रेट होगा, यानी कि एक सब मॉड्यूल दूसरे सब मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट होगा, तब जाके वो जो है ना सक्सेसफुली काम करेगा। अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने तो अच्छा मॉड्यूल लिखा, दूसरे ने कोई बैड डिजाइन किया या कोई गलतियां उससे हो गई, तो जब वो दोनों इंटीग्रेट हुए तो वहां पे बग्स आना शुरू हुए। बग्स आएंगे तो कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल हो भी जाए तो फिर जो है ना हो सकता है रन टाइम के इश्यूज कोई आ जाए और फिर आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो, या पूरा सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाए। तो वहां पे जो है ना ये मसले मसाइल, खैर एनीवेज ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीजें बीच में डिस्कशन में आ गई कि ये कैसे जो है ना वो हम लोग का जो पूरे का पूरा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो हम लोग काफी देर तक उसके अंदर बिल्कुल ब्लाइंडली काम कर रहे होते हैं। हम लोगों को कोई श्योरिटी नहीं होती कि क्या वाकई जो है ना इसमें ये बग फ्री होगा या बग इसमें आएंगे कि नहीं, अनलेस अनटिल के आप टेस्टिंग के फेज तक पहुंच जाएं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है, इंटीग्रेशन के बाद फिर उसकी टेस्टिंग होनी है। तो आपने अब हमने जो है ना अपने आर्किटेक्चर को प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है ना देखना है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो है ना ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा। तो अगेन बात आएगी आर्किटेक्चर के ऊपर कि आर्किटेक्चर जो है ना आपने किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो क्या, और फिर उससे भी पहले आपने प्रोजेक्ट के ऊपर ये डिसीजन लेने हैं कि अगर प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो फिर आप कोई छोटा मोटा जैसे वाटरफॉल मॉडल है इसको आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि कॉम्प्लेक्स मॉडल है तो फिर आप या बड़ा प्रोजेक्ट है, मिडिल लेवल का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर फिर आप इटरेटिव मॉडल को लेके चल सकते हैं। वहां पे ये हो रहा होता है कि आपको हर फेज के अंदर जो है ना आप अगर आपसे कोई चीज स्किप हो गई है, मिस हो गई है, तो यू कैन ऑलवेज रीवर्क ऑन that thing in the next iteration or in the next level of iteration. उसके बाद फिर जो है ना एजाइल का फिर बेनिफिट ये है कि आपको हर स्प्रिंट के अंदर जो है ना कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर मिल रहा होता है, और हर लेवल के ऊपर उसकी जो है ना यूनिट टेस्टिंग भी हो रही होती है, तो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाती हैं। इस एजाइल के
के लिए तो हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर जो है ना, वो 15 चैप्टर वो हम लोग कवर करेंगे इसके ऊपर कि कैसे एजाइल और आर्किटेक्चर जो है ना आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तो और प्रोजेक्ट की सक्सेस है ना इसका कितना रोल है। अच्छा, यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें जो है ना, अच्छा एक और बात यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था कि एक तो ये कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो टीम्स होती है उनके ऊपर एक डिसिप्लिन को इम्पोज करता है। और डिसिप्लिन हमें आप लोगों ने काफी सारे ने जवाब दिया कि वो डिसिप्लिन यही है कि हम फेजेस के अंदर काम करते हैं और एक फेज कंप्लीट होता है तो दूसरे फेज को लेते हैं, यानी कि एक फेज की इनपुट जो है ना वो दूसरे फेज, एक फेज की आउटपुट जो है दूसरे फेज की इनपुट मिलती है, तब जाके नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। और इसके अंदर फिर जो तीसरा पॉइंट है ये भी इसके अंदर ही कवर हो गया कि दे टेल द मेंबर्स ऑफ द टीम व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि हम लोगों ने आगे क्या करना है, क्या नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होगा, नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होनी है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आल्सो हेल्प अस इन प्रायोरिटाइजिंग रिस्क अक्रॉस बोथ इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वाइस भी जो है ना हम लोगों के जो रिस्क होते हैं ना, ये हम लोगों को उसको या तो मिनिमाइज करने में या फिर उनको एरेडिकेट करने में, एलिमिनेट करने में हम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर डेवलपमेंट के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो अगेन बात फिर डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या जिसको हम लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उसके ऊपर आएगी कि कहाँ पे हम लोगों का रिस्क कम से कम होगा। तो अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो और इवन लेकिन रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, तब भी जो है ना आपका रिस्क ज्यादा है कि आप वाटरफॉल मॉडल को चूज करें, क्योंकि अगेन उसके अंदर फिर रिक्वायरमेंट्स बार बार आएंगी और फिर आप लोगों का वो जो रिस्क है वो कायम रहेगा। लेकिन रिस्क सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि रिस्क हम देखेंगे आगे उसको कि रिस्क जो है ना वो मिसाल के तौर पर आपका कोई भी एक सब मॉड्यूल जो है ना वो डिले हो गया है, ठीक है, उसके टेक्निकलिटीज हैं कि या तो जो है ना जिस मॉड्यूल के ऊपर कोई बंदा काम कर रहा था या तो वो बीमार हो गया या फिर जो है ना वो फायर हो गया या फिर वो कंपनी छोड़ के चला गया, तो फिर अब यहाँ पे चीजें अधूरी रह जाएंगी और फिर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर जाएगा कि वो उस रिस्क को कैसे देख रहा है। तो वो उस रिस्क को जो है ना, यहाँ पे हम लोग का एक रिस्क तो ये है कि वो हम लोग का प्रोजेक्ट जो है ना डेफिनेटली वो डिले हो जाएगा। तो ये एक जो है ना रिस्क ऑफ फेलियर जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने खाते के अंदर डालेगा उसको। तीसरी जो चौथी जो चीज है एजाइल को, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि एजाइल को हम ज्यादा डिटेल के अंदर 15 चैप्टर में देखेंगे। हम लोगों के पास जो चौथी चीज है वो डोमेन ड्रिवन मॉडल्स ना। अच्छा, ऐसा होता है कि जो नई आप लोगों के जो डेवलपमेंट हो रही है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर हम लोगों के पास जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो स्पेसिफिकेशंस के कुछ ना हम लोग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग किसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल वे। एग्जैक्टली मैथमेटिकल वे नहीं होता, लेकिन ये है कि उसको हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशंस के अंदर जो है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं और उनको फिर हम कहते हैं कि ये हम लोग के स्पेसिफिकेशन मॉडल्स हैं। वो मॉडल्स जब हम लोग उनकी एग्जीक्यूशन करते हैं ना, उनको उन टूल्स के अंदर जब हम लोग लिख लेते हैं या उन टूल्स के अंदर जब हम लोग को उनको स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो टूल हम लोगों के लिए क्या करता है कि वो टूल हम लोगों के लिए खुद ब खुद वो कोड हम लोगों को जनरेट करके दे देता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज, OCL।
इस OCL लैंग्वेज को यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज को यूज करते हुए मैं अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिकेशन को जो है ना उस टूल के अंदर लिख लेता हूं, और फिर उस टूल को जब हम लोग उसको रन करते हैं, उन एक्सप्रेशंस को जब हम लोग रन करते हैं, तो हमें क्या होता है कि एक ऑटोमेटेड कोड जो है वो जनरेट हो जाता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग इस तरीके से जो है ना, वो इस तरीके का मॉडल भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ ये बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 4 डोमिनेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं, जो मॉडल्स हैं, वो इन 4 की बात कर रहा है। फिर इन 4 के अंदर फिर एजाइल की बहुत सारी जो है ना मेथोडोलॉजीज भी हैं। अब वो कौन सी अचीव करनी है, वो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करता है। इसी तरीके से डोमेन ड्रिवन डिजाइन्स की या डोमेन ड्रिवन मॉडल्स की वो भी इसी पर्सपेक्टिव में ले रहा है कि कैसे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो है ना, आर्किटेक्चर अगर आपने कोई इस तरीके से बना लिया है कि उसके अंदर आपको ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर चाहिए, ऑटोमेटेड आप लोगों को, यानी कि आपके पास टीम ऐसी है कि वो ज्यादा साइंटिफिक है, या वो ज्यादा उनका जो रुझान है वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों का है, तो उसके अंदर फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास टीम अवेलेबल है, तो हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को चूज कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए कि जिसके अंदर हम अपनी इस टीम की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और जो है ना वो एज सच कोई अनोखी बात इसके अंदर और नहीं कर रहा। ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में उसने बातें की हैं। हाँ, इसके अंदर और कुछ चीजें हैं कि डिसीजंस दो, जो कि मैंने बताया कि किस किस्म के डिसीजन लेने, तो वो उसमें वो बातें वही वाली आ जाएंगी। वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव में जो हमने टेक्निकल इन्वायरमेंट के लिहाज से जो बातें की हैं, वो तकरीबन इसके अंदर भी वही बातें आएंगी। लेकिन कुछ डिसीजन के वाले से, अर्ली डिसीजन के वाले से उसने कुछ चीजें देखनी है कि वो कैसे जो है ना अपनी इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को कैसे कौन से मॉडल के साथ जो है ना इनकॉर्पोरेट करवा रहा है अपने आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद अच्छा, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोगों ना कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड करनी पड़ेंगी। वो यानी कि कोई भी आप प्रोसेस ले लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई भी प्रोसेस ले लें, हम लोग जो भी प्रोसेस यूज करें ना, तो उसके अंदर हम लोगों को आर्किटेक्चरली जो है ना कुछ एक्टिविटीज का ख्याल रखना पड़ता है, या वो एक्टिविटीज हम लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, या एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को हम लोग रन करते हैं, या उन एक्टिविटीज को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो भी आप उसको कहें, लेकिन वो एक्टिविटीज आप लोगों ने परफॉर्म करनी होती हैं। नंबर 1 के ये 6-7 एक्टिविटीज हैं। नंबर 1 के बिजनेस, मेकिंग अ बिजनेस केस फॉर द सिस्टम। अब आपने रैशनल होके ये बात करनी है कि क्या वाकई जो सॉफ्टवेयर, क्योंकि एकदम से आप लोगों को ख्याल आता है, वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को ख्याल आता है कि यार ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये अभी बना ही नहीं है, ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर ये सिस्टम बनाए तो हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं, या ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप ये ध्यान में रख लें कि यूट्यूब है या जो ट्विटर है, इन लोगों ने ये बने हैं सिस्टम तकरीबन 2006 में ट्विटर आया मेरे ख्याल में, ये 21 मार्च 2006 में जो है ना पहली ट्वीट की गई, और वो पहली ट्वीट अभी किसी ने जो है ना एक मलेशियन बिजनेसमैन है, उसने तकरीबन 29 करोड़ रुपए में उसकी वो पहली ट्वीट खरीद भी ली है। तो वो ट्वीट ट्विटर जो है बना, पैसा उन्होंने कब कमाना शुरू किया, तकरीबन 2017-18 या शायद 16 में उन्होंने पैसा बनाना शुरू किया। यूट्यूब बना तकरीबन 2003-4 में, यूट्यूब बना, पैसा उन्होंने कब बनाना शुरू किया, 2000 अब अभी की बात है, यानी तकरीबन 4-5 साल, ये 2-3 साल हुए होंगे उन्होंने पैसा बनाना शुरू किया। तो मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ कि वो जो
बिजनेस केस आप जो डिस्कस कर रहे होते हैं या जो प्रपोजल आप दे रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, आप तो ये समझ के रखते होते हैं ये जी हम बनाएंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, बड़ा कामयाब होगा, बड़ा पैसा कम है। इसने इसके अंदर ना बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो कौन से डिसीजन है वो हम देखते हैं कि अगर आप बिजनेस केस, अब देखिए ना, पहली एक्टिविटी आपने की, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उसके अंदर पहली एक्टिविटी जो है ना आप लोगों ने ये की कि आप बिजनेस केस जो है ना उसका स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस प्रपोजल रख रहे हैं और फिर बिजनेस केस स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या डिसीजन होने चाहिए, ठीक है ना। तो कि क्या आया ये जो है ना, इसके लिए हम लोगों को कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, इसके ऊपर हम लोग की अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो क्या होगी, टाइम टू मार्केट क्या होगा, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर जब इसके ऊपर हम इतना पैसा इतना टाइम लगाएंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे बिजनेस डिसीजन जो है ना अपने इस बिजनेस केस को, जी ये बात बताने की कोशिश की थी, जो आप जब बिजनेस केस क्रिएट करते हैं ना तो वो बड़े ब्रॉडर सेंस में जो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट तक एक्सेस कैसे की जाए, ठीक है ना। उसके अंदर बड़े डिसीजन, कॉस्ट वाइज कितनी कॉस्ट करेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि टाइम, टारगेट मार्केट कौन सी होगी, फिर टारगेट मार्केट के बाद जो है ना कितना हम लोगों को टाइम लगेगा उस प्रोडक्ट को मार्केट करने में, कौन से ऐसे सिस्टम्स होंगे जिनके साथ मिलके ये जो है ना काम करेगी, तब जाके ये ऑपरेशनल होगी, यानी कि इंटरऑपरेबल कैसे, अगर है तो फिर इंटरऑपरेबिलिटी का फीचर कैसे अचीव किया जाएगा, क्या लिमिटेशंस होंगी इसके अंदर। तो ये सारी ये मिलके जो है ना एक बिजनेस केस बनाती है। तो अगर आपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी होती है, यानी कि ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी होती है, तब जाके आप अपने बिजनेस केस को सही तरीके से टेबल के ऊपर रख सकते हैं, किसी के सामने रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पुल करने के लिए। और इन तमाम चीजों के लिए जो है ना जो आर्किटेक्चर साहब है ना, वो अगेन जो है ना वो उसका रोल यहाँ पे प्ले होगा कि आर्किटेक्चर को ये चीजें, आर्किटेक्ट को ये चीजें पता होनी चाहिए, उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो इन तमाम चीजों के, इन तमाम सवालात के जवाब भी दे सके। और सिर्फ वो अकेला नहीं होता, उसके अंदर पूरी यानी कि वो मैनेजमेंट टीम होती है, वो उसको इनपुट भी दे रही होती है कि कौन से डिसीजन का क्या इफेक्ट आएगा। तो आगे उसने बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि दीस जो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनका जवाबात देने के लिए वो, क्योंकि अगर सिर्फ आप आर्किटेक्ट को ही इसका मोअद्दल इल्ज़ाम ठहराएंगे इनका जवाब देने के लिए, तो फिर अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर बेचारा वो ही मारा जाएगा। जैसे कि बुक के अंदर भी आपने एग्जांपल भी शायद मे भी आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, उसने बड़ी जो है ना हिस्टोरिकल एक एग्जांपल दी है वासा की। वासा एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था जो कि हमें नॉर्वे की जंग और स्वीडन की दूसरे मुल्क के साथ जंग हो रही थी। तो उसके अंदर फिर वो किंग ने उनको ड्यूरिंग द वॉर ये हिदायत दी कि जी हम एक बहुत बड़ा जो है ना अजीम शान बहरी जहाज बनाएंगे और उसके अंदर इतनी तोपें होंगी और डेक्स होंगे ये वो। तो फिर एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को उन्होंने जो है ना उसके ऊपर, उस काम के ऊपर लगा दिया। उसने दिन रात उस जहाज का डिजाइन बना दिया, वो जहाज तैयार हो गया। लेकिन जो ही वो जहाज तैयार हुआ, पानी में उतरा, तो 15 मिनट के अंदर ही जो है ना वो डूब गया। बहुत सारी इसके अंदर रीजन थी, यही रीजन थी सारी बेसिकली जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्निकली जो है ना आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे साउंड एंड सिक्योर करना है, और उसके अंदर ऐसे कौन से डिसीजन लेने हैं कि वाकई जो है ना आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो। वो एग्जाम्पल आप लोग जरूर देख लें कि कौन से ऐसे, और इसके अंदर फिर जो है ना जो रिस्क की हमने बात की, कौन से रिस्क प्रोजेक्ट के अंदर लाए करते हैं, वो सारे रिस्क उन्होंने मलूज खातर नहीं रखे जिसकी वजह से जो है ना वो उनको वो नुकसान उठाना पड़ा, या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट या आफ्टर द डिप्लॉयमेंट।
उसके बाद हम लोगों का जो तीसरा पॉइंट है, अच्छा दूसरा उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स। कुछ रिक्वायरमेंट्स तो जैसे मैंने बताया कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फीचर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग से हम लोग का उस इस पूरे कोर्स में उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट, एएसआरस हमें इन्हें कहते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो सारी वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते चाह रहे हैं, वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वाली वो वाली रिक्वायरमेंट्स है सारी। उनको कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, उनको परखते कैसे हैं, उनको उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग डिग आउट कैसे करते हैं, उनको फिर जो है ना हम लोग कैसे ऐसे फोरम्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाता है, वो अगेन इंशाल्लाह 16वें चैप्टर की बात है जब हम लोग उस स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे। तो लेकिन यहाँ पे उसने सरसरी से बता दिया कि जो आपकी एएसआरस हैं, आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो है क्रिएटिंग और सिलेक्टिंग द आर्किटेक्चर, ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने कोई ना कोई आर्किटेक्चर हम लोग के पास या तो क्रिएट करना है हम लोगों ने, या फिर सिलेक्शन उसकी करनी है। अब जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए होंगे जो कि सिमिलर प्रोजेक्ट्स होंगे करंट प्रोजेक्ट से, तो फिर हम लोग सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि अच्छा ये जो हम लोग के पास अभी करंट प्रोजेक्ट है, ये इसी से मिलता जुलता हम लोग प्रोजेक्ट पहले भी कर चुके हैं, तो हम लोगों ने जस्ट सिलेक्शन करनी है आर्किटेक्चर की। सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स जो है, यानी कि जो आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं, तो उनको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करना है। बाकी सारे के सारा जो है ना वो जो आर्किटेक्चर है वो तकरीबन वही है, टीम्स वही होंगी, प्लेटफॉर्म्स वही होंगे, टेक्नोलॉजीज वही होंगी, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई होंगी। तो यहाँ पे वो तीसरे पॉइंट में ये बात कर रहा है कि ये वाली एक्टिविटी आपने भी परफॉर्म करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग एंड, आप लोगों का टाइम मेरे ख्याल में आप हो गया है, ये हम लोग की डिस्कशन तो खत्म नहीं होने वाली। तो मैंने तो वैसे 40 मिनट का बोला था, लेकिन क्लास आगे चली गई, पूरी क्लास ले ली। तो बाकी जो